हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा शालवी। हम लोग यहाँ पे पॉलिटी पढ़ रहे थे। पॉलिटी में लास्ट लेक्चर में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टार्ट किए थे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में हम लोग एक यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के बारे में पढ़ लिए थे। अभी हम लोग इलेक्शन कमीशन और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्शन कमिश्नर जो है वो किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 324 में आता है, और सीएजी जो है वो 148 में आता है, और वो पूरा डिटेल में इसके बारे में 148 से 151 में आता है। ठीक है, जो कि पार्ट 5 में है और ये पार्ट 15 में है। अपॉइंटमेंट इसका प्रेसिडेंट, दोनों का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। क्वालिफिकेशन कुछ भी ऐसा बताया हुआ नहीं है। स्ट्रेंथ जो है बताया हुआ नहीं है। अभी प्रेजेंट में 3 मेंबर हैं, और सीएजी सिंगल मेंबर बॉडी होता है। टेन्योर और सैलरी जो होता है ये सब प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। सैलरी इक्वल टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अभी 6 और 65 साल इसका है कि या तो 6 साल पहले हो जाए या 65 साल पहले हो जाए, जो भी पहले हो जाएगा। मतलब 6 साल इन द टेन्योर और 65 ईयर इन एज, ये जो भी पहले हो जाए तो वो रिटायर हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में डिबार नहीं किया गया फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए, तो इनको फर्दर अपॉइंट किया जा सकता है। सीएजी के बारे में बात करें तो इनका सब कुछ पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है। जैसे इनका सब कुछ प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है, इनका पार्लियामेंट करती है। सुप्रीम कोर्ट के इक्वल है। 6 और 65 इसका भी है, और ये फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। रेजिग्नेशन का बात करें तो दोनों लोग ही रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को ही देते हैं। और रिमूवल का बात करें तो इन दोनों को जो है इन जनरल सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिला हुआ है, बट फिर भी अगर ज़रूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट के जज का जैसा रिमूवल होता है, जैसे कि होता है ना कि एक हाउस में प्रेजेंट किया गया, फिर दूसरा हाउस जो है वो क्वाजी जुडिशियल बॉडी के तरीके से काम करता है। तो इस तरीके से अगर फिर प्रूफ हो जाता है दोनों हाउस से पास हो गया तो फिर उनको हटा दिया जाता है। इस तरीके से काम करता है। और इलेक्शन कमीशन का मेंबर कैन बी रिमूव्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन, advise president and governor on the matter of disqualification of MP and MLA respectively. The next is NCSC and NCST और NCBC। इसके बारे में हम लोग देखे थे लास्ट लेक्चर में। 338, 338A और 338B में ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसको हम लोग देखते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये 3 हैं जो इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड आर्टिकल जो है, तो देखिए पहले क्या था ना कि स्पेशल ऑफिसर था SC/ST के लिए, जो कि 1978 में बना था थ्रू रिजोल्यूशन। हालांकि नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर बॉडी था, पर फिर बाद में कौन से अमेंडमेंट से, 65th अमेंडमेंट एक्ट 2003 से NC/SC और NC/ST को मतलब इसको बनाया गया। फिर NC/SC और NC/ST को सेपरेट किया गया 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और 102nd से। पहले ही NCBC जो है स्टैट्यूटरी बॉडी था, बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया। फिर आर्टिकल 338 है, जानते ही हैं आप, 338A ये, 338B ये। ठीक है, उसके अपॉइंटमेंट की बात करें कि दोनों का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है, अंडर हिज हैंड एंड सील। नेक्स्ट इज, अगर मेंबर्स की बात करें तो इसके चेयरमैन या वाइस चेयरमैन, ये जो भी मेंबर होते हैं तीनों के, चाहे वो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब हो या बैकवर्ड क्लासेस हो, सबके प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। और टेन्योर भी जो है वो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, यूजुअली 3 साल होता है, बट टेन्योर और कंडीशन जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, मिसलेनियस की बात करें तो इट हैज़ द पावर ऑफ सिविल कोर्ट, इसके पास भी सिविल कोर्ट का पावर होता है, और इसके पास भी सिविल कोर्ट का पावर होता है सर्टेन मैटर्स में। ठीक है, और इस ST के बारे में जानते हैं कि पीसा जो है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, ये भी यही ST ही देखता है। और अगर रिपोर्ट के बारे में देखें तो तीनों जो है कि एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। और अगर गवर्नर, स्टेट का बात हुआ तो स्टेट के गवर्नर को प्रेजेंट किया जाता है, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर में डालते हैं। नेक्स्ट इज अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल। ठीक है, इन दोनों की अगर बात करें तो आर्टिकल 76 पार्ट 5 में है अटॉर्नी जनरल, और एडवोकेट जनरल आर्टिकल 165 पार्ट 6 में है। ठीक है, पार्ट 6 में स्टेट है, तो एडवोकेट जनरल स्टेट का होता है, अटॉर्नी जनरल इंडिया का होता है। ये पार्ट 5 का, ये 165, ये 76। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करता है।
क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्वालिफिकेशन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, और ये हाई कोर्ट के जज के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। तो वो क्वालिफिकेशन आप लोग जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज का क्या क्वालिफिकेशन होता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया हो, 5 साल तक हाई कोर्ट में जज हो या 10 साल तक एडवोकेट हो, और उसका हाई कोर्ट में है तो या तो किसी जुडिशियल सर्विस, सिटीजन ऑफ इंडिया के अलावा या तो जुडिशियल सर्विस में हो 10 साल के लिए, या तो एडवोकेट हो 10 साल के लिए। ठीक है। टेन्योर की अगर बात करें तो इसका भी कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, इसका भी कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। हालांकि अगर देखें तो अटॉर्नी जनरल जो होता है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में काम करते हैं, और जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है ना, जैसे एक पार्टी की गवर्नमेंट थी और वो चेंज होकर दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट हो गई, तो इसमें चेंज होकर फिर गवर्नमेंट मतलब अटॉर्नी जनरल जो है वो भी चेंज हो जाता है। सैलरी भी फिक्स नहीं होता, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है, इस केस में एडवोकेट जनरल के केस में गवर्नर डिटरमाइन करता है। रेजिग्नेशन ये प्रेसिडेंट को देते हैं, ये गवर्नर को देते हैं। रिमूवल प्रोसीजर भी ऐसा कुछ खास नहीं है, डायरेक्ट अगर ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है या ऑन द प्लेजर ऑफ गवर्नर है तो उनको जब मन किया विदाउट एनी रीजन। इन जनरल हम बता रहे हैं कि कैसे चेंज होता है कि जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है ना, गवर्नमेंट इन द सेंस की पार्टी चेंज हो गई, तो अगर सेम पार्टी कंटिन्यू की तो जनरली एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल सेम रह जाते हैं, बट अगर पार्टी चेंज हो गई तो वो एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल चेंज हो जाते हैं। इन दोनों के बारे में बात करें तो अटॉर्नी जनरल जो है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री के, और ये जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं स्टेट के। इनके पास राइट ऑफ ऑडियंस होता है स्टेट लेजिस्लेचर में, इनके पास राइट ऑफ ऑडियंस होता है यूनियन गवर्नमेंट में या यूनियन लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट जिसको कहते हैं। ठीक है, या और भी जितने भी कोर्ट है उसमें भी इनके पास होता है। पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग वगैरह में ये पार्ट ले सकते हैं। इनके पास जो भी प्रिविलेजेस वगैरह पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलता है वो मिलता है, और यहाँ पे इनको प्रिविलेज मिलता है जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को मिलता है। नेक्स्ट इज जीएसटी काउंसिल, फाइनेंस कमीशन और स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। हम आपको थोड़ा टैब्यूलर फॉर्म में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन सब के बारे में कुछ कुछ बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा ऐसा मतलब और बाकी ये जो फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं वो टैब्यूलर फॉर्म में आप आसानी से याद रख पाओगे। तो होता है ना कॉम्पिटिटिव एनालिसिस रहेगा आपका तो याद करने में आसानी होगी। बॉडी की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, फाइनेंस कमीशन और स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंस कमीशन कब बना था तो शुरू से है आर्टिकल 280 में, जीएसटी काउंसिल 279A में है पार्ट 12 और ये 338B में है। ये ध्यान रखिएगा स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ये दोनों भी अपॉइंट होते हैं। ठीक है, कॉम्पोजिशन में अगर बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, और इसमें चेयरमैन प्लस 4 अदर मेंबर होते हैं, और इसमें कोई क्वालिफिकेशन डिटरमाइन नहीं किया गया है। ठीक है, इसका भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता है, इसका पार्लियामेंट के द्वारा टाइम टू टाइम डिटरमाइन किया जाता है। और फाइनेंस कमीशन का 3 साल या 5 साल होता है, जैसे फाइनेंस कमीशन अभी 5 साल के लिए है ना। ठीक है, और इसमें कोरम होता है हाफ ऑफ टोटल मेंबर्स, एवरी डिसीजन टेकन बाय 3/4, और सेंटर जो है 1/3 होता है और स्टेट के पास 1/3 होता है। रिकमेंडेशन क्या होता है, एडवाइजरी होता है, ये बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म फाइनेंस कमीशन को कहा जाता है। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में। तो उसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कैसी होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में क्या होता है कि 2 क्राइटेरिया होता है, एक होता है स्टैट्यूटरी बॉडी, एक होता है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी में क्या होता है कि ऐसा कोई भी बॉडी जो कि जिनको कि किसी लॉ के द्वारा या किसी लॉ के द्वारा जो पावर मिलता है उसको हम लोग कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। दे गेट पावर फ्रॉम अ स्टैट्यूट एंड एक्ट इनैक्टेड बाय लेजिस्लेचर। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, जैसे कि एनएचआरसी, लोकपाल, लोकायुक्त, ये सब हुआ। और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है कि वो बस बन गया है पर ऐसा कोई लॉ नहीं है जो उसको पावर दे रहा है। जैसे कि कोई भी अगर लॉ है, लॉ से अगर पावर डिराइव कर रहा है तो वो हो जाता है स्टैट्यूटरी बॉडी, पर अगर लॉ नहीं है उससे रिलेटेड तो उसको हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, अब इसमें भी 2 तरीके का होता है, एक होता है रेगुलेटरी बॉडी और एक होता है क्वासी जुडिशियल बॉडी। रेगुलेटरी बॉडी जो होता है एक ऐसा गवर्नमेंट एजेंसी होता है दैट इज अकाउंटेबल फॉर एक्सरसाइजिंग ऑटोनोमस अथॉरिटी ओवर सम ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज।
ठीक है, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, PFRDA, ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाता है। और क्वासी जुडिशियल में होता है जैसे कि किसी के पास जुडिशियल वाला कुछ पावर हो, ट्रिब्यूनल वगैरह टाइप होता है ना, कमीशन या ट्रिब्यूनल, उसको हम लोग कहते हैं कि वो क्वासी जुडिशियल बॉडी है। जैसे NHRC वगैरह के पास पावर होता है कि वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है, तो उसको हम लोग क्वासी जुडिशियल में कहते हैं। वन स्टैट्यूटरी बॉडी कैन बी बोथ रेगुलेटरी एज वेल एज क्वासी जुडिशियल, ठीक है, RBI से भी इन सब के बारे में। इसके बाद हम आपको कुछ लिस्ट दे दिए हैं जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का। कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि RBI जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं है, ठीक है। RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA, नाबार्ड, SIDBI, NHB, ट्राई, CBFC फिल्म सर्टिफिकेशन वाला, FSDC, FSI, BIS, ASCI, BCCI, और ये सब जितना है, ये सब जो है वो आपको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स AMFI, EEPC, EICI, FIEO, INSA, ICC, जानते हैं ना, केमिकल काउंसिल, ICC, क्रिकेट वाले से कंफ्यूज नहीं करना है, ISSDA, MET, NASCOM, OP, PE, PC, PNGRB, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब हम लोग ऐसा बॉडी देखते हैं जो कि क्वासी जुडिशियल है, ठीक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है ही, साथ में क्वासी जुडिशियल है, जैसे NHRC। ध्यान रखिएगा, NHRC के पास क्वासी जुडिशियल पावर होता है कि वो किसी भी केस में सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है, इस टाइप का पावर उसके पास होता है। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पर फिर भी नहीं, ये कुछ पनिशमेंट वगैरह दे सकती है, जैसे गूगल को इसने कितनी बार पनिश किया है। इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल हो गया, ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पर ये भी पनिशमेंट्स वगैरह देती है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अपीलिएट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलिएट ट्रिब्यूनल, बैंकिंग ऑम्बड्समैन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, SEBI, RBI, CIC, ये सब क्या है, कुछ ऐसे बॉडीज हैं जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर बीइंग क्वासी जुडिशियल, ठीक है। अब हम लोग कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में कुछ बॉडीज़ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जैसे NHRC, SHRC हो गया। जैसे इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है इन दोनों का प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के द्वारा किया गया है। कॉम्पोजिशन जो है मल्टी मेंबर बॉडी है, चेयरपर्सन है और 5 मेंबर है, इसमें भी चेयरपर्सन है और 2 मेंबर है, ठीक है। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कोई भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज जो है ये इसके जनरली चेयरपर्सन बनते हैं। SHRC में वो हाई कोर्ट हो जाता है। फिर सर्विंग और रिटायर्ड मेंबर कौन कौन होते हैं, ध्यान रखिएगा, कोई भी सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कोई भी सर्विंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या 3 अदर कोई भी, चेयरपर्सन ऑफ NCBC एंड द NC फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये सब जो होते हैं इसके मतलब चेयरपर्सन ये सब जो होते हैं ना, आर एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ NHRC, मतलब जैसे NCBC हो गया या चाइल्ड राइट वाले मेंबर हो गए, उसका जो चेयरमैन होता है वो इसका मेंबर होता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट नेशनल वाला है तो प्रेसिडेंट करेंगे, स्टेट वाला है तो गवर्नर करेंगे। इसके सिलेक्शन कमेटी में PM होंगे, स्पीकर होंगे लोकसभा के, डेप्यूटी चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, लीडर ऑफ अपोजिशन और यूनियन होम मिनिस्टर। इसके केस में कमेटी में कौन कौन होंगे, CM होंगे, स्पीकर होंगे, डेप्यूटी चेयरमैन होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और स्टेट होम मिनिस्टर होंगे, सेम ही है। इसमें ये ध्यान रखिएगा इसका टेन्योर 3 और 70 है। 70 जनरली किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में नहीं होता है, पर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे कि NHRC और SHRC में ये 3 साल या 70 साल है। ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं बट नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट इन, मतलब किसी और में नहीं जा सकते हैं बट NHRC में ही बन सकते हैं। सैलरी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। रेजिग्नेशन ये प्रेसिडेंट को देंगे और SHRC वाले गवर्नर को देंगे, ठीक है। रिमूवल प्रोसीजर, किसी को भी रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा अगर वो बता दिया गया इंसॉल्वेंट है, मतलब अगर किसी और पेड एम्प्लॉयमेंट में बाहर कहीं काम कर रहा है या फिर इन द ओपिनियन अनफिट है, इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, अनसाउंड माइंड के डिक्लेयर हो चुके हैं या कन्विक्टेड हो गए या सेंटेंस हो गए इम्प्रिजनमेंट के लिए। इसी तरीके से UPSC वाले के चेयरमैन जैसे थे ना कि मिसबिहेवियर के लिए इनको हटाया जा सकता है, उस तरीके से इनको भी हटाया जा सकता है, ठीक है। मिसलेनियस में अगर बात करें तो पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, ध्यान दीजिएगा, इट हैज द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट। हम बताए थे ना ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, तो क्वासी जुडिशियल बॉडी कैसे है, इनके पास कुछ कोर्ट वाला पावर होगा तो वही सिविल कोर्ट वाला पावर है। ओन इन्वेस्टिगेशन स्टाफ होता है, गवर्नमेंट एजेंसी से भी ये लोग हेल्प लेते हैं। लेकिन NHRC बॉडी जो है ना वो ह्यूमन राइट से रिलेटेड है तो काफ़ी पावरफुल हो जाती है।
इसका सेक्रेटरी के पास सारा फाइनेंशियल पावर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है। एनएचआरसी जो है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजती है और स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजती है, और एसएचआरसी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजती है। एसएचआरसी जो है इंक्वायरी जो भी करती है, सब्जेक्ट मेंशन इन स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट में कन्फर्ड अपॉन एसएचआरसी द फंक्शन रिलेटेड टू ह्यूमन राइट बीइंग डिस्चार्ज इन यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पावर हो जाता है ना। फिर हम लोग सीबीआई के बारे में देख लेते हैं। सीबीआई जो है संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ये बना था, और इसके पास मतलब जैसे अब तक कोई एक्ट नहीं है, ये दिल्ली पुलिस वाले एक्ट से डीपीएससी एक्ट 1946 से ये पावर डिराइव करती है। ये हेड किया जाता है, सीबीआई के एक डायरेक्टर होते हैं जिसके पास 2 साल का सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है सीवीसी एक्ट के अकॉर्डिंग। बाकी और कितने मेंबर होंगे ये डिसाइड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमेटी, जिसमें पीएम होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा बॉडी है जो कि काफ़ी इंक्लूसिव है। फिर इट एक्ट्स एज नेशनल क्राइम ब्यूरो इंटरपोल। इंटरपोल जो इंटरनेशनल लेवल पे पुलिसिंग करती है उसमें ये हमारे यहाँ से सीबीआई जाती है। सीवीसी का बात करें और सीआईसी यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और सीवीसी विजिलेंस कमीशन, तो आप जानते हैं कि ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सीआईसी जो स्टैट्यूटरी बॉडी है आरटीआई एक्ट से आई थी, और सीवीसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट से आई थी। ठीक है, कॉम्पोजिशन ये भी मल्टी मेंबर बॉडी है, ये भी मल्टी मेंबर बॉडी है। ठीक है, जैसे चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और कुछ और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, वैसे ही चीफ विजिलेंस कमिश्नर और कुछ और विजिलेंस कमिश्नर होंगे। 10 तक मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं, प्रेजेंट में 6 ही हैं, इसमें 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है विजिलेंस कमिश्नर। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा किया जाता है। सीआईसी सिलेक्शन कमेटी में वही होते हैं पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और यूनियन मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम। इसमें सिलेक्शन कमेटी में पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, टेन्योर इनका वही 65 साल तक का होता है। इनका 4 साल या 65 साल के होता है। ये एलिजिबल नहीं होते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, ये भी एलिजिबल नहीं होते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। बट टोटल टर्म ही है 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन इनके होता है कि पर्सन ऑफ एमिनेंस होना चाहिए पब्लिक लाइफ में, और नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और यूनियन टेरिटरी। कोई ऐसा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर रहा हो, यही सब होता है। सैलरी अलाउंस ये सब जो जैसे सीवीसी का हो गया तो सिमिलर होता है यूपीएससी के चेयरमैन के तरीके से। रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को ही देंगे या गवर्नर को, मतलब प्रेसिडेंट को, अगर सीआईसी है तो प्रेसिडेंट को, एसआईसी है तो गवर्नर को। रिमूवल प्रोसीजर प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जाता है सिमिलर टू एनएचआरसी, और एसआईसी में गवर्नर के द्वारा रिमूव किया जाता है एनएचआरसी के सिमिलर। ये प्रेसिडेंट को देंगे अगर सीआईसी है तो, गवर्नर को देंगे अगर एसआईसी है तो, और ये प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, इसके बाद लोकपाल के बारे में बात कर लेते हैं, जो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट से द्वारा आया गया था। ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मल्टी मेंबर बॉडी है। एक चेयरमैन होते हैं और साथ में 8 मेंबर होते हैं, जिसमें कि 50% जो है वो जुडिशियल मेंबर होते हैं और 50% जो होते हैं वो SC, ST और OBC और वुमेन से आना चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन जुडिशियल मेंबर जो है करंट और फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। नॉन जुडिशियल मेंबर कुछ होते हैं जैसे कि एमिनेंट पर्सन हुए जिसका मिनिमम 25 साल हो गया, एक्सपर्टीज हो गया स्पेशल नॉलेज में, इन सब चीज़ों में। ठीक है, अपॉइंटमेंट का बात करें तो बाई प्रेसिडेंट, गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। सिलेक्शन कमेटी होते हैं पीएम, स्पीकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी को नॉमिनेट भी कर सकते हैं, और एक एमिनेंट जूरिस्ट जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, सर्च कमेटी होता है, टेन्योर 5 साल या 70 साल होता है। एनएचआरसी के बारे में भी बताया था कि 70 साल था। रेजिग्नेशन ये भी प्रेसिडेंट को देते हैं। और मिसलेनियस के बारे में आप जानते होंगे कि ये मोस्टली वही करप्शन के अगेंस्ट के लिए ये बॉडी है, सबके लिए लागू होता है, पीएम के लिए भी एक्सेप्ट आर्म्ड फोर्स। ठीक है, Lokpal will have the power of superintendence and direction over investigating agency including CBI referred to them by Lokpal. CBI officer appointed for investigation by Lokpal cannot be transferred without permission of Lokpal. ये कुछ basic facts है. So this was all about the series of polity. I hope आपको सब कुछ समझ में आया हो, सब कुछ clear हो गया हो. अच्छे से revision कीजिए, अच्छे से exam दीजिए. Thank you and have a nice day.